हेलो। 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 सब लोग जल्दी से आ जाइए, उपस्थित हो जाइए। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो जो लोग अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए जो लोग रेगुलर वाले हैं अभी तक आ चुके हैं जल्दी से जुड़ जाएं, बाकी लोग भी। स्टार्ट किया जाए सेशन। क्या मूड है आज? उड़ा दिया जाए चैप्टर, खत्म कर दिया जाए आज। चलिए फटाफट चाहिए सब लोग। समय बहुत नहीं, 1 मिनट तक देख लीजिए सिलेबस को। ये मैंने अंडरलाइन लास्ट क्लास में किया था कि इसको यहीं से हम लोग बस ये वाला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। यानी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड एरिया का। और स्टैंडर्ड एरिया में कौन कौन है? रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है। ठीक है ना? ये हमें 3 निकालना है। उसके बाद कुछ जुड़े हुए सेक्शन का निकालेंगे और दोनों काम हम लोग आज ही कर लेंगे। ठीक है? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या टॉपिक हम लोग का आज का हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड सेक्शन। आवाज वगैरह तो सब क्लियर है ना? किसी तरह की सुनने और देखने की समस्या तो नहीं आ रही है हमारी तरफ से? आपकी तरफ से हो तो आप ठीक कर लीजिए। ठीक है? स्टैंडर्ड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है? हाँ क्लियर होगा। ठीक है? तो अब स्टैंडर्ड सेक्शन में सबसे पहले किसका लेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल यानी इसको बोलते हैं हम लोग आयत। अब हिंदी वाले लोग ऑफेंड ना हो, इसका मतलब जो है इस पूरी बात का, इसका पूरा मतलब क्या होगा? मानक मानक कांटों का मानक कांटों का जड़त्व आघूर्ण। इसका हिंदी यही है, जड़त्व आघूर्ण। मानक कांटों का जड़त्व आघूर्ण। मानक कांटें कौन कौन सी हैं? तो मैंने बताया आपको। हाँ बिल्कुल, जो लोग जुड़ रहे हैं जल्दी से आगे आए, बहुत समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। तो पहला मानक काट हम लोगों ने ले लिया आयत को, जो कि सिलेबस में दिया था, मैंने दिखाया था, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। ठीक है? अभी तक आप लोगों ने जो सिद्धांत पढ़े हैं उनको याद रखिएगा, क्योंकि आज हमको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है? तो स्टार्ट करें इसको हम लोग। हाँ सब लोग आ जाइए। रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में भी देखा जाए हम लोग, तो आयत क्या है हमारा देखिएगा जरा। तो आयत रहा ये आपके सामने। ठीक है? आयत ले लिया गया। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसी के भी अबाउट निकाल सकते हैं, किसी के भी अबाउट, चाहे बेस। सुनिए ध्यान से एक मजेदार बात। जैसे मान लीजिए आपको इसके सेंट्रॉइड के अबाउट चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी अक्ष के परितः निकाला जा सकता है। अब एक अक्ष यहां पर इसकी ये हो, एक अक्ष इसकी यहां पर ये हो गई। अब अगर आप इसके अबाउट इसका निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जाहिर सी बात है कोई एक पट्टी का निकालना पड़ेगा इसके अबाउट, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में लिमिट आपको माइनस प्लस से माइनस की तरफ जानी पड़ेगी। या तो आप बेस के अबाउट निकाल के फिर उसको उलट करके इसके अबाउट निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना? आपकी मर्जी है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं मैं इसका, क्योंकि ऊपर नीचे एक समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैं इसको मान लेता हूं कि ये बी है इसकी चौड़ाई आयत की, और ये गहराई इसकी क्या है? वो डी है। देखिए आयत की जगह यदि वर्ग यानी स्क्वायर रहे तो दोनों एक ही माप हो जाएगी, बी बी या डी डी, जो आपकी मर्जी, फॉर्मूला वही होगा। ठीक है? तो बी और डी हमने माना है, और हम मान रहे हैं कि इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक है ना, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो आप निकाल के देख चुके हैं। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस यहां से d/2 पर है। तो कोई पूछेगा क्यों? तो मैं कहूंगा कि मैं तो डिराइव करके दिखाया था कि आयत का आधे पर। हाँ सर डाउनलोड वीडियो ऐप पर नहीं चल रहा है क्या? इसके बारे में शिव बाबू मौर्य ने जो कमेंट किया है, क्या इसके बारे में व्हाट्सएप पर कुछ भेजा गया था आज ग्रुप में? क्या इसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में आज कुछ भेजा गया था? ये बता दीजिए मुझे। डाउनलोड वीडियो के बारे में
आज व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भेजा गया था, यदि उसके बाद भी आपकी वीडियो नहीं चल रही है जो कहा गया उसमें बाद भी, तब आप अपना जो भी प्रॉब्लम आ रहा हो, देखिए एप्लीकेशन पर पढ़ते समय जो भी आपकी समस्या आ रही हो, किसी दूसरे फोन से उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को व्हाट्सएप पे हमारे भेजिए, ताकि हम देखें कि दिक्कत आपने करी है या फिर हमारी तरफ से कुछ हुआ, हम उसको सॉल्व करवा दें, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिए, किसी को भी कोई समस्या आ रही हो, देखो मुंह से बोलेंगे ना कि सर ये नहीं हो रहा है, तो कई बार पता नहीं चल पाता दिक्कत कहां है। तो आप एक वीडियो बनाइए अपनी पूरी प्रॉब्लम की, जिसमें प्रॉब्लम आपकी दिख रही हो, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को हमको भेज दीजिए, सही करा देंगे उसको। होता है, बग्स आती रहती है, ठीक है। हाँ सुनिए, ये dy2 पर होगा इसका एक्सेस, क्या ये हम लोग डिराइव नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दोबारा थोड़ी करना है कि कैसे dy2 आया, क्योंकि हमने डिराइव किया था। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, रेक्टेंगल में एज्यूम करेंगे एक पट्टी, एज्यूमिंग यानी एक पट्टी एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग वही एक स्ट्रिप मान लेंगे, एज्यूमिंग एन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप मानते हैं हम लोग, यहां पर एक स्ट्रिप मान लेते हैं। अच्छा, तुम टाइम बता रहा हो मैसेज का कि कब मैसेज आया, ठीक है, मैसेज का टाइम भी बंदा बता रहा है कि कब मैसेज आया, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। एक अटल मिश्रा है, वो कमेंट कर रहे हैं सर सिलेबस से ज्यादा पढ़ाइए प्लीज, एग्जाम में ज्यादा आता है। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, और ये 4 बार कमेंट किया है। ये वो लड़का है जो 20 बार फोन कर चुका है, 20 बार फोन किया, अभी 3 दिन पहले ये कोर्स ज्वाइन किया है, 20 बार फोन किया बिना पढ़े, ये खाली फोन मैसेज कर रहा है। जैसे एक यूनिट पढ़ता है, फिर उसके बाद चौथा यूनिट पढ़ता है, फिर उसके बाद कहता है ये नहीं हुआ, जो करवाया गया रहता है टॉपिक उसको पढ़े बिना कहता है ये नहीं हुआ। तुम्हारा आज जो इलाज होगा वो तुम मेरा यकीन करो कोई सुनवाई तुम्हारी नहीं होगी, इसको याद रखना मेरी बात को। तुमको 1-2 बार नहीं 50 बार समझाया जा चुका। एज्यूमिंग एन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप हमने मान लिया, एक स्ट्रिप, ये हमको बताएंगे कि एग्जाम में कैसा आता है। ये पहली बार आज दिखे हैं, और ये हमको आज आके बताए हैं कि सिलेबस से ज्यादा पढ़ाइए एग्जाम में आता है। ये हम 13 साल से एग्जाम दिलवा रहे हैं, और ये आज आए हैं पहली बार सेकंड सेमेस्टर में, ये हमको बता के चलेगा। इनका इलाज हम कर देंगे आज। नाम हो चुका है याद, इस बंदे का मुझे नाम याद हो चुका है। ये इतनी बार फोन किया सारे टीचर को कि इसको परेशान करके ब्लॉक कर दिए टीचर, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। हम नहीं कमेंट कर पाएंगे वो। चलिए, एज्यूमिंग एन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप पतली पट्टी मान दिया हमने, और पतली पट्टी कहां मानेंगे, तो यहीं कहीं मान लीजिए जहां आपकी मर्जी हो, ऊपर नीचे कहीं भी मान सकते। देखो बार बार ऊपर मानता हूं ताकि पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना। तो यहां पर एक पतली पट्टी हमने मान ली, और उस पतली पट्टी को हमने वाई डायरेक्शन में है तो dy माना। बहुत देखो, d जब कभी भी आता है तो इसका मतलब यह है कि dy का मतलब यह होता है कि बहुत पतली पट्टी है, ठीक है ना। तो यहां पे उसकी मोटाई को न के बराबर मानना है, लेकिन कुछ तो मानना पड़ेगा, इसलिए डेल ऑफ y माना जाए। जानते हो पतला क्यों माना जाता है? कोई जवाब आप लोगों में से बताना चाहे तो बताए। बार बार हम लोग पतली पट्टी क्यों मानते हैं, इसका जवाब आप लोग बताएंगे? कोई भी आप लोगों में से बताना चाहे, अकेले से आदो बस करिए, हो गया। ये पतली पट्टी क्यों माना जाता है, बहुत पतली सी पट्टी ही बार बार मानने का रीजन क्या है, इसका कारण बताएंगे तब ना मैं जानूं कि आपको मैथ कितना आया, मैथमेटिक्स कितना समझे। देखो मैं वो सवाल करूंगा जो न तुम्हारे किताबों में सवाल रहेगा, न तुम उसका जवाब ज्यादातर लोग नहीं जानते रहेंगे, ठीक है। तो पतली पट्टी मानने का कारण बताइए, मोटी पट्टी क्यों नहीं मान लिए? अगर थोड़ा मोटाई कहीं मान लेते तो
इसका एज्यूमिन स्ट्रिप। अब स्ट्रिप का कोई नाम देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए। अब पतली पट्टी माने तो उसकी एरिया कितना मान लिया, तो उसका कुछ नाम दे दीजिए ताकि अच्छा रहे। यहां पर इसका नाम माना हमने, यहाँ पे m बोल दिया, यहाँ पे n बोल दिया, ठीक है ना। एट ए डिस्टेंस y, इंटीग्रेशन के लिए ही मोटी क्यों नहीं मान सकते, स्ट्रिप mn एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम x से y दूरी पर माना गया, x से y दूरी पर एक पतली पट्टी mn मानने पर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि बेटा अगर ये मोटा रहेगा ना, इसका भी एक सेंटर आने लगेगा। जैसे ही पतली को मोटा मानोगे तो उस पट्टी का भी एक सेंटर आने लगेगा। तुम इतना पतला मानो कि अच्छा एक बात बताओ, अगर पतली पट्टी मोटी होती, ऐसी होती, तो मान लो पट्टी यहां है, तो यहां तक दूरी y होती तो सेंटर की दूरी बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती, नहीं समझे बात को। यहां से दूरी अगर y लेते पट्टी का, तो पट्टी के सेंटर का दूरी बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। लेकिन तुम पतली मानते हो तो तुम्हारा y दूरी पर ही सेंटर भी मान लिया जाएगा और y दूरी पर भी पट्टी भी मान ली जाएगी, इसलिए ऐसा किया जाता है। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ कि नहीं। तो तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे हम लोग। तो ये छोटी बातें जानते रहिए ताकि कल को दिक्कत ना हो आपको। अब एक चीज मान लीजिए, हमने मान लिया यहाँ पे डिस्टेंस y फ्रॉम x, अब क्या होगा, हम लोग उसका एरिया लेते हैं। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका चौड़ाई d इंटू मोटाई कितनी है dy, एरिया हुआ। अच्छा इसका मैं इसके अबाउट मोमेंट ले रहा हूं क्योंकि हमको पूरे का इनर्शिया चाहिए, बात समझ आ रही है ना। हाँ देखो इस पूरे का इसके अबाउट सेकंड मोमेंट चाहिए, नहीं समझे बात, सेकंड मोमेंट चाहिए इसी का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस b dy का पहले पतली पट्टी का इस पर 2 बार मोमेंट ले लें, यानी b dy तो उसका एरिया हुआ, 2 बार मोमेंट ले लेंगे। यानी आप देखो मोमेंट ऑफ, या इसको हम ऐसे लिख दें सेकंड मोमेंट ऑफ स्ट्रिप अबाउट x के अबाउट इसका सेकंड मोमेंट क्या होगा, तो कहेंगे b dy इंटू वाई का स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें b dy इंटू वाई का स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं, एरिया इंटू दूरी का 2 बार, हमेशा एरिया इंटू क्षेत्र जो दूरी होती है 2 बार मोमेंट लेना पड़ता है ना, तो सेकंड मोमेंट हमने ले लिया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां, ये पट्टी y जो दूरी है वो ज्यादा हो सकती है d/2 और नीचे भी जा सकती है -d/2 तक, यही ना हो जाएगा। यानी कि ये इसका सेकंड मोमेंट हो गया b dy इंटू वाई स्क्वायर, लेकिन इसका सेकंड मोमेंट लेना पड़ेगा पूरे का, तो हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम d/2 टू -d/2, यानी इसको d/2 से ऊपर ले जाए। देखो पट्टी कवर करनी चाहिए पूरे, यानी ऊपर d/2 तक ऊपर गए और -d/2 तक नीचे आ गए, यानी हम जहां थे उससे ऊपर और नीचे गए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे उसी लिमिट तक, तो उस पट्टी का ये सेकंड मोमेंट है तो पूरे का आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -d/2 से लेके d/2 तक किसका, उसी b dy इंटू वाई स्क्वायर का। अब बताना एक चीज ध्यान से, जो चीज कांस्टेंट है, चौड़ाई है b जो कि कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए चुपचाप, यहाँ पे चुपचाप बाहर निकाल लीजिए। यानी यहाँ पे इसको बाहर निकालें तो आ गया b और अंदर बचा -d/2 d/2 और y स्क्वायर dy, यही ना आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर बताइए इसको इंटीग्रेट करने पे। अब देखो इसको इंटीग्रेट करोगे y का क्यूब बाई 3 आ जाएगा, y का क्यूब बाई 3 आ जाएगा यहां से यहां तक, इसका वैल्यू d/2 से लेकर के -d/2 तक कर दिया जाए आगे, सिंपल। क्या हो जाएगा वैल्यू, यानी यहां पे तो इसका वैल्यू रख दो, एक बार यहां d/2 रखना पड़ेगा, एक बार -d/2 रखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा बंधु, आएगा, इसको ऐसे बंद कर लो, आएगा यहाँ पे b इंटू, अब देखो यहाँ पे पूरा इसी के अंदर 2 चीजें होंगी, एक बार आएगा d/2 का क्यूब बाई 3, देखो प्लस वाला रख दिए,
y का क्यूब बाई 3, तो y की जगह पर d बाई 2 बाई, अब माइनस रख देंगे, माइनस d बाई 2 का क्यूब और बाई 3, यही ना हो जाएगा? तो कोई दिक्कत है बताइए? यानी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या कर ही दे रहा हूं, d बाई d का क्यूब है तो ये आ जाएगा d का क्यूब बटा 8 तिया 24, नहीं आ जाएगा? बताइए। b कांस्टेंट है बिल्कुल। ये 3 को भी यदि कॉमन निकाल लेते तो ठीक ही रहता, कैलकुलेशन आसान हो जाती, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। b यहां पर इसका हो जाएगा d का क्यूब बाई 8, तो 8 नीचे आएगा, 8 तिया 24, माइनस उधर आ जाएगा d का क्यूब और ये माइनस रहेगा क्योंकि माइनस डी गुणा माइनस डी गुणा माइनस डी, माइनस में आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? ये तो गड़बड़ बता रहा है यार कुछ लिमिट में, कुछ छूटा है क्या मुझसे? y का क्यूब बाई 3 है, नहीं नहीं, ये y की जगह ऊपर रखा जाएगा ना, इन दोनों का एक ही कांस्टेंट। एक मिनट, ये गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, ऐसे ऐसे होगा ना? हाँ हाँ हाँ, वही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग का b, और ये क्या आ जाएगा d का क्यूब बाई, यार इसको बाहर कर दो, कैलकुलेशन हमको परेशानी कर दे रहा है ये हमको बाहर करो ना तो हम उलझ करके कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे। 3 को बाहर कर लो सीधे, तो b बाई 3 हो गया, अंदर बचा y का क्यूब और उसका लिमिट लगा लो तुम लोग, तो y का मतलब क्या आ जाएगा d बाई 2 का क्यूब और माइनस माइनस d बाई 2 का क्यूब, यही ना आ जाएगा? बताइए। हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? तो b बाई 3 आ गया और इसका वैल्यू आएगा d का क्यूब बाई 8 माइनस, और ये एक इसका भी ये अपने आप में माइनस बनाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस d का क्यूब बाई 8। ठीक, अब देखो सही है, असल में मेरा कैलकुलेशन वाला हिस्सा बहुत अच्छा नहीं है, मतलब अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो d का क्यूब बाई 8 और d का क्यूब बाई 8 ये भी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2d का क्यूब बाई 8 आ जाएगा, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा एक बार, 4 तिया 12, यानी आ जाएगा bd का क्यूब बाई 12। तो हमारा यही कल आया था, आना भी चाहिए था, याद रखना है। डेरिवेशन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ गया तो करना पड़ेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो मैं बताता हूँ, हाँ ठीक है आलोक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये आ गया, किसका, इसका पूरे का, एक पट्टी को इस पर निकाले, उसको इंटीग्रेट किए तो इस पूरे आयत के रेंज में ले गए इसको, तो उसका बीडी क्यूब। अच्छा अगर ऐसा होता कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट न निकाल के, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता, तो एक सवाल यहां पे, अगर ये एक्स की जगह पर वाई निकालना होता तो फिर पट्टी हम कहीं यहां माने होते, उसका लेते ऐसे और फिर उसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करते। हाँ ठीक है, चलिए धन्यवाद युवराज। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका आई एक्स एक्स जो आया, एक्स एक्स के अबाउट, वो आ गया बीडी का क्यूब बाई 12, ठीक है ना, वो आ गया बीडी का क्यूब बाई 12। अब एक चीज बताइए, इसी तरीके से अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट इसका निकालना होना होता, तो सिमिलरली अगर हम लोग इसको करें इसी तरह, तो आई वाई वाई जो होगा वो हमेशा डी बी का क्यूब बाई 12 आ जाएगा। करके देखना चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है ना, करके देखना चाहें आप तो कर भी सकते हैं। अब एक चीज यहां पे और नोटिस कर लीजिएगा, किसका क्यूब होना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा याद करते समय फार्मूला, कि आपको अगर इस अक्ष पे चाहिए इसके अबाउट, तो दूसरी अक्ष का क्यूब करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिस अक्ष के अबाउट चाहिए, एक्स के अबाउट चाहिए, तो वाई का क्यूब आ रहा है। देखिए मतलब अगर आपको ऐसे समझिए कि अगर हमको आई एक्स एक्स चाहिए, तो बी और डी में से किसका क्यूब होगा, दूसरी वाली का, यानी बी डी का क्यूब हुआ। और जैसे ही हम वाई वाई का किए कि वाई वाई के अबाउट कितना होगा, तो अब इस वाले मतलब जो एक्स एक्स वाली दूरी है उसका क्यूब होगा, यानी डी वैसे का वैसा इसका क्यूब करेंगे। तो ये चीज आप सबको याद हो जाएगी कि नहीं, बार बार रिपीट करना पड़ेगा? बताइए।
ठीक है, नेटवर्क इशू ऐसा कुछ है क्या? सब तो सही दिख रहा है यार। क्लियर है ना? तो अगला कोई और ले लिया जाए सेक्शन, हम लोग को केवल रेक्टेंगल थोड़ी करना था। मैं अपने में भी प्ले कर लूं यार, अगर कोई दिक्कत होगा तुम लोग को तो पता चल जाएगा मुझे। सब सही है, यहाँ चल रहा है, आपके में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आप देखिएगा यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग दूसरा ले लें कोई, यानी कि हम लोग अब की क्या ले लें, अपने से ट्रायंगल ले लिया जाए। ट्रायंगल ले लिया जाए, ये रहा अपना ट्रायंगल। अब देखो एक एक दिक्कत वाली बात है यहाँ सेकंड वाले में, ट्रायंगल में एक समस्या है। क्या? ट्रायंगल यानी त्रिभुज का यही चीज निकालेंगे हम लोग, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट त्रिभुज। अच्छा एक बात बताओ, अगर त्रिभुज का हम लोग केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है केंद्र का, कहां होगा इसका, कितनी ऊंचाई पर होगा? सपोज कर लो इसका यहां से चौड़ाई b है और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो h है, तो बताओ कहां होगा ये, इसका सेंटर जो होगा, सेंटर तो यहां से कितनी दूरी पर होगा? निकाला जा चुका है, कितनी दूरी पे? h/3 पे होगा। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, अगर तुम इसके समझना ध्यान से, अगर इसके अबाउट तुम सोचो ऊपर एक पट्टी मान के उसको इंटीग्रेट करें, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? मेरा कहने का मतलब है ऊपर जाते जाते ये धीरे धीरे पट्टी छोटी होती जा रही है, तो चलिए सर पट्टी छोटी हो रही है तो जैसे सेंट्रॉइड निकाले तो वैसे निकाल लेंगे। एक दिक्कत, इसके ऊपर तो त्रिभुज दिख रहा है, पट्टी छोटी होती जा रही है, लेकिन इसके नीचे पट्टी बड़ी होती जा रही है और त्रिभुज की जगह समलंब बन रहा है। नहीं समझे बात? आप एक जैसे वो आयत था एक जैसा था तब ना उसको इंटीग्रेट कर दिए उसके रेंज में। अगर तुम यहां कोई पट्टी मान के यहां से दूरी पर ले लो तो दिक्कत हो जाएगी तुमको निकालने में। रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि इसके पट्टी को अगर तुम यहां से लेते हो कि चलो हम यहां तक ऊपर जाएंगे या नीचे लिमिट लगा देंगे h/3, ऊपर 2h/3, जैसे ये दूरी कितनी बचती है? ये बचती है 2h/3 और ये नीचे h/3, तो तुम सोचोगे कि पट्टी यहां से ऊपर तक जाएगी या यहां से नीचे h/3 तक जाएगी, लेकिन ऊपर की बनावट और नीचे की बनावट सिमिलर नहीं है, तो वही पट्टी का फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ऐसा जगह से पट्टी उठाओ जहां एक जैसी चीजें हो, तो मैं करूंगा क्या, यहां पर इसका ध्यान से समझना क्या जुगाड़ निकाला जाएगा। हम लोग बेस से निकाल लेंगे, बेस से पहले निकालेंगे कि इसके अबाउट ओ हम इसको मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि x x, ठीक है ना? तुम कुछ भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम लोग बेस से ऊपर यदि नजर डालें तो पूरा एक जैसा ट्रायंगल ही ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर तक, तो बेस पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फिर बेस को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां ट्रांसफर कर लेंगे तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। यानी हम लोग करेंगे क्या, पहले एक पट्टी यहां पे मानेंगे, यहां पे एक पट्टी मानेंगे, कहां से? केंद्र से नहीं मान रहे हैं हम इसको हम नीचे से मान रहे हैं। क्यों नीचे से मान रहे हैं, मैंने वजह भी बताई कि y दूरी पर एक पट्टी मानेंगे बेस से, ताकि उसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो। क्योंकि ये अब ऐसे कैसे होगा, तो चलो ये h है, y दूरी पर पट्टी है, यहां पे चौड़ाई b है, यहां पे चौड़ाई को b' मान लेते हैं, यहां पे चौड़ाई को b' मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, l मान लो, जो मन करे वो मान लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक, अब एक बात बताओ यहाँ पे कि हम b' की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि b' कितना हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि बेस यहाँ पे b' और इसकी ये ऊंचाई कितनी बची यहां से यहां तक, तो ये बचा h-y, बचा कि नहीं? यहां से यहां तक अगर y है तो ये कितना बचा, h-y। तो अगर हम लोग लिखें यहां पे इन सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन सा सिमिलर ट्रायंगल है? मान लो इसको पॉइंट नाम देते हैं ए बी सी और इसको डी ई, तो ट्रायंगल दो बने ए बी सी एंड इधर बचा डी ई सी, दो ट्रायंगल है, सिमिलर है, समान है। यानी इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे समान है इनके, ये बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल सिमिलर इसलिए कि उनके इंटरनल एंगल एक समान है। इस केस में
ये जो b और इसका h होगा, इसका b और इसके h के अनुपात के बराबर होगा। यानी यहां लिखेंगे कि b डैश बाई ये h माइनस y बराबर होगा b बाई h। यहां से b डैश की वैल्यू आ जाएगी। b डैश का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं सबको? रुकिए, दिख रहा है। b डैश बराबर जो आ जाएगा h माइनस वाई बाई एच इंटू बी हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, आपको अभी इसकी जरूरत पड़ेगी कि b डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, सबको क्लियर है? b डैश बराबर h माइनस वाई बाई एच इंटू बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब ये दिक्कत है कि ये पट्टी यदि नीचे गई होती तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता उस पट्टी के लिए, सिर्फ ऊपर के लिए है, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बन रहा है। समझ गए कि नहीं? बात क्लियर है? अब देखिए ट्रायंगल में हम लोग आगे का काम करते हैं। अब हम लोग इस पट्टी का चौड़ाई जान चुके हैं जो बी डैश है, इसकी मोटाई dy मानना है, वो जो कि हमेशा से मानते आए हम लोग। तो मोटाई इसकी क्या मान लेंगे? यहां से यहां तक, ये मोटाई यहां से यहां तक आप लोग जानते हैं ये क्या है? dy। तो यहां से हम लोगों ने कह दिया क्या, यहां से कि अब फिर से वही मानना उनना उतना नहीं करेंगे। सपोज कर लिया हमने, सपोज या एज्यूमिंग कर दिया हमने। एज्यूमिंग यानी माना, एज्यूमिंग स्ट्रिप DE at a distance y from ओ या किसको AB कह दीजिए, AB से y दूरी पर एक पट्टी हमने मानी D, उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया है b डैश इंटू डी वाई, यानी b डैश की वैल्यू रखे तो h माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी इंटू इसका dy। ये हुआ उस पट्टी का एरिया। हाँ, फर्स्ट लाइन बी। अच्छा, फर्स्ट लाइन ये वाली बेटा देखो, जब दो त्रिभुज एक समान, सब लोग इसको समझ लो, दो त्रिभुज एक समान हो, देखो ये देखो सब लोग ध्यान समझना, ये दो त्रिभुज बने, एक बड़ा एक छोटा, सब लोग सुन लो ध्यान से। देखो ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है, और ये तो दोनों का एक कॉमन एंगल है। तो बताओ इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है कि नहीं? मतलब इसका वो कोण, इसका ये कोण आपस में बराबर होता है। आपने ज्योमेट्री यदि पढ़ी है तो इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल। खुशी करिए, गुड मॉर्निंग, अभी जगी हो खुशी। तो बेटा ऐसे त्रिभुजों में ये अगर बाहर भी होता, ऐसे होता और इसी के सिमिलर होता, तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात उसकी चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात के बराबर होते। यानी इसकी हाइट यदि h है और इसकी हाइट मान लो h डैश है, लेकिन चूंकि उसकी हाइट वहां h माइनस वाई है तो मैं वही लिख दे रहा हूं। तो इसकी चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात मान लो है b बाई एच, और इसकी चौड़ाई अनुपात b बाई बी डैश अपॉन इसकी ऊंचाई कितनी? h माइनस वाई। ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल होता है कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके सिमिलर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। क्या ये बात सबको समझ में आई जो अभी लिखा हूं? ये हाई स्कूल की बात है, 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। सबको ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं, समरूप त्रिभुज नहीं पढ़े होते लोग। सिमिलर ट्रायंगल, एक जैसे ट्रायंगल है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। उसी अनुपात से बी डैश का वैल्यू निकाल लेंगे, बी डैश बराबर h माइनस वाई बाई एच इंटू बी। क्लियर है? मिटा दे रहा हूं। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आया उस पट्टी का क्षेत्रफल। अब इस पट्टी का क्षेत्रफल ये है तो इसका घूर्ण ले लेते हैं यहाँ पे, यानी सेकेंड मोमेंट ले लेते हैं। सेकेंड मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप यानी पट्टी का दोहरा आघूर्ण अबाउट, यानी किसके अबाउट? अबाउट ए बी के अबाउट इसका दोहरा घूर्ण क्या होगा? तो होगा h माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी इंटू डी वाई इंटू वाई का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? ये इसलिए मैं जल्दीबाजी में बता दिया हूं कि मुझे लगा तुम लोग को पता होगा। नहीं पता हो तो पूछ लो। देखो डाउट तुम 1000 पूछो बेटा, डाउट तुम 1000 पूछो, बशर्ते रिलेवेंट पूछो। उल जलूल दुनिया भर की बातें मत करो। यहां जो चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट पूछो।
क्या होगा भविष्य में, कैसा होगा, वो सब मत बात करो, वो हम पर छोड़ दो। तुम अपना आज का कर्म करो, आज की क्लास कंप्लीट करो। फ्यूचर क्या होगा, क्या हुआ, तुम सब छोड़ दो, हम उसके लिए हैं। तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा हमको है, और दो ही लोग तुम्हारी चिंता करते हैं, माँ बाप और टीचर। किसी और को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। समझ गया कि नहीं ये बात, कि इसका ए बी के अबाउट जो मोमेंट लिया गया वही आया। अच्छा देखो, हम लोग जब मोमेंट निकालेंगे इसका, तो वो इसी के अबाउट आएगा इंटीग्रेट करने पे, बाद में हमको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि अब इसको हम लोग इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हम लोग सीधे लिखेंगे इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल एरिया, अब पूरे एरिया का, यानी टोटल जो एरिया, टोटल एरिया अबाउट ए बी के अबाउट टोटल एरिया का मोमेंट। तो भैया क्या कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, जीरो से, क्योंकि पट्टी अब की हमने यहां से उठा, इससे ऊपर माना है वाई दूरी पे, तो नीचे जाना नहीं है, ऊपर खाली जाना है। ऊपर कितना तक जा सकते हैं, एच तक, जीरो से एच तक ऊपर जा सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे किसको, एच माइनस वाई बाई एच इंटू बी इंटू डीवाई इंटू वाई का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो से एच तक, आपका इसके अबाउट आएगा, बाद में वहां ट्रांसफर कर लिया जाएगा। क्लियर है सभी को। यानी कि यहां पे हमने कर दिया क्या, देखिए यहां पर हमने इंटीग्रेट, पहले तो जो कांस्टेंट हमको निकालो, बी और एच, दो चीजें जो त्रिभुज के अंदर बदलने वाली नहीं है, उनको बाहर खींच लो, बी और एच को। एच माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, बी बाई एच को बाहर कर लेते हैं, बराबर आ गया हमारा, बी बाई एच बाहर हुआ, बचा जीरो से एच, और यहां बचा आपका एच माइनस वाई इंटू वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, यही ना बच रहा है, वाई का स्क्वायर डी वाई, और बी बाई एच बाहर एच माइनस, यही ना आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डी बाई एच, देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हो पाएगा कुछ, यानी ये आ जाएगा एच वाई स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब इंटू आ जाएगा डी वाई, यही ना। अब करते हैं हम लोग बी बाई एच, और सीधे कर ही डालते हैं, तब जीरो से एच तक, तो जीरो है तो एक लिमिट जीरो है तो घटाने वाला कहानी खत्म, खाली एच बचेगा। इसको पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बचेगा एच वाई का क्यूब बाई 3 माइनस वाई का पावर 4/4, और यहां से हो गया जीरो से, यही ना, यानी बी बाई एच, और यहां पर आ जाएगा आपका, रख देते हैं हर जगह पर एच इसके जगह पर, तो यह आ जाएगा एच के पावर 4, यहां पर रख रहा हूं बाई 3 माइनस एच के पावर 4/4, यही आ गया ना। यानी कि वैल्यू जो हमारी आ रही है b बाई एच, और ये इसको सॉल्व करिए, 4 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h का पावर 4, ये हो जाएगा 3h के पावर 4/12, यानी आ जाएगा यहां पर ये आपका h के पावर 4/12, यही ना बचेगा। तो यहां से आ जा रहा है bh का पावर 3/12। ये ट्रायंगल का आया है क्या, IAB, यानी OO जिसको कह सकते हैं, AB के अबाउट कहिए, AB या इसका नाम O दिए थे, जो आपकी मर्जी। AB बराबर आया BH का क्यूब बाई 12। समझ में आई कि नहीं बात यहां पे। लेकिन क्या फार्मूला ये होता है ट्रायंगल का, क्या ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है, बताइए। हाँ, ट्रायंगल का फार्मूला ये नहीं था सर, आपने ये तो बेस के अबाउट आया। अब नाउ अप्लाइंग क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने यहां पर अप्लाई किया। हम जानते हैं कि IAB बराबर होता है IGG या IXX माना था ना इसको हम लोग, ये इसको हमने माना IXX प्लस AH स्क्वायर, ये होता है ना, बताइए। पृथ्वी क्या नहीं समझ में आया, त्यागी जी क्या नहीं समझ में आया बताइए, कौन सा लाइन कहां पे दिक्कत किया, तो रुक के सोचो यार। इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेशन चाहिए, मेरा भी गलती हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट ये अच्छा गलती ये इसलिए होता है ना कि मैं रट के नहीं आता हूं, इसको यही करता हूं तुम्हारे सामने, तो बहुत सोच के नहीं करता हूं। आप तुम मेरे साथ रहते हो तो बता दिया करो, वैसे गलती नहीं है फिलहाल में, जो आना चाहिए वो आया। देख लो कहां दिक्कत आ रही है, एक बार मिला लो,
ये आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर करेंगे तो आई ए बी। अब चूंकि हमें आई ए बी ही पहले से पता है, हम जानते हैं कि ये बी एच का क्यूब बाई 12 है बराबर आई एक्स एक्स है, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बी एच इंटू एच का स्क्वायर। बताइए ये सही है? ये जो अभी लिखा हूं वो क्लियर है? ये नहीं समझ में आया? अरे यार जब y को इंटीग्रेट किया गया है तो ये लिमिट का मतलब है जितने y हैं सब जगह h आ जाएगा। देखो यहाँ h गुणे h का क्यूब तो h के पावर 4/3, यहाँ h के पावर 4/4। क्या दिक्कत है इसमें? रखा। अब लिमिट का वैल्यू रेंज है 0 से h तक, तो 0 रखने का कोई मतलब, यहां कोई संख्या रहती तो फिर ये पूरा एक साथ रख के माइनस वो रखा जाता। समझ में आ रही? ये कल किया तो हूं ऐसा, कल या लास्ट क्लास में। हाँ y जो वेरिएबल के डिवाई y के रेस्पेक्ट में। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग में लिमिट पढ़ाया गया है कि नहीं, ये बता दो पहले। मैथमेटिक्स में लिमिट पढ़ाया गया कि नहीं? कौन से में? मैथ फर्स्ट में कि मैथ सेकंड में? लिमिट इंटीग्रेशन में लिमिट है कि नहीं, पहले ये बताओ। ऐसा तो नहीं कि मैं सोच रहा हूं है, होना चाहिए। बिना लिमिट के अगर इंटीग्रेशन किए हो तो वो कांस्टेंट लगाते रह जाओ। तुमको उस वाले इंटीग्रेशन की जरूरत कांस्टेंट वाले की पड़ेगी, अभी बहुत लास्ट में पड़ेगी थोड़ी सी। लिमिट वाला बहुत जरूरी है तुमको, ये बार बार आएगा बेटा, सही कर लो इसको। लिमिट वाला चैप्टर ठीक से पढ़ लो, बेसिक इंटीग्रेशन आएगा और बहुत इजी वाला लिमिट आएगा, ठीक है ना? ये समझ गए कि नहीं? अच्छा ये वाला समझ में आया? ये कि आई ए बी, मैंने कहा कि यहां का पता होता तो हम प्लस करते, तो मैंने आई एक्स एक्स प्लस दिस बराबर ये होगा, तो यहां हमको उल्टा पहले यही पता है तो इसी को रख दिया। आई एक्स एक्स नहीं पता है क्योंकि एक्स एक्स के अबाउट निकाले नहीं है हम, और एक्स अगर हम एक्स एक्स में a इंटू एच स्क्वायर किए होते और यहाँ एच स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, तो एच है कि h/3 है। ये क्या होता है, जहां पे इसको ट्रांसफर किया गया उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो क्या h का स्क्वायर किए? गलत नहीं है यहाँ पे। हालांकि फार्मूले में उसको h माना गया था, दूरी को फार्मूले में दूरी को h माना गया था कि जो दूरी हो, लेकिन यहां पर हमारी जो दूरी है वो h/3 है, तो इसको ठीक कर लो। जो दोनों दूरियां हैं वो h/3 का स्क्वायर होगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? जब मैथ में ही बैक लग गया तो क्या होगा जीवन में, बताइए? मैथ में बैक लग जा रहा है। मैं हाई स्कूल से मैथ करके गया था, 48 नंबर आया था 50 में। आता मुझे कुछ नहीं था मैथ में। अरे मैथ इतना सिंपल तुम लोग का आता है कि रटने वाला आता है मैथ। ये भी नहीं कि बहुत IIT JEE वाला मैथ आ जाता है। इतना सिंपल मैथ का पेपर आता है कि रट डालो तो पूरा मैथ निकल जाए, जो कि रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी इसको सही कर लो बेटा, आई एक्स एक्स का वैल्यू निकाल लो, इस पूरे में से इसको घटा दो। ये कितना आ रहा है? हाफ। अच्छा ये बी एच का क्यूब हो जाएगा और नीचे बचेगा 3 दूना 6, बी एच का क्यूब बाई 6 हो रहा है ना ये, तो यहां आ जाएगा बी एच स्क्वायर, बी एच का क्यूब बाई 12 बराबर होगा आई एक्स एक्स प्लस कितना है भाई, बी एच का क्यूब बाई 3 दूना 6, बी एच का क्यूब बाई 6। ये ना हो जा रहा है? ये तो छूट रहा है। नहीं 3 भी है, ये 3 का भी क्यूब होगा, सॉरी ये 3 का भी स्क्वायर होगा, 9 होगा यहाँ पे, तो 9 दूना 18 ना हो जाएगा, 18, ठीक है ना? यानी अब यहाँ पर आई एक्स एक्स का वैल्यू जो आएगा वो बराबर आएगा बी एच क्यूब बाई 12 माइनस, इसको इधर भेज रहे हैं इधर, तो आ जाएगा बी एच का क्यूब बाई क्या 18, यह आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 36, ये आ जाएगा 3bh का क्यूब माइनस 2bh का क्यूब, यही ना? यानी आई एक्स एक्स बराबर आया 3 में से 2 गया तो bh का क्यूब बाई, ऐसा ही कुछ था हम लोगों का। बताओ भाई, ट्रायंगल का सही है? आता नहीं था, रट के गए थे मैथ। मैथ तो आता नहीं था, रट के गए थे। तुमको अब एक मजेदार बात बताऊं, मैं अच्छा अपने बारे में कभी कुछ बताया हूं कि मैं कब टॉपर हूं क्या हूं, ऐसा कुछ बताया हूं? पहले हाई स्कूल में ना
तुमको एक छोटी सी कहानी बता दूं, 2 मिनट वाली, ज्यादा देर वाला नहीं लूंगा। हाई स्कूल में पहले हर, जैसे हिंदी होता था पेपर, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और एक ड्राइंग होता था, तो सबके 2-2 पेपर होते थे ना, याद है कि नहीं किसी को? साइंस में तो 3 पेपर होते थे, सोशल साइंस में 2 और ड्राइंग में 1, मिला के 12 पेपर होते थे हाई स्कूल में। आपको ये बात मालूम है ये कब की घटना है? आप लोग जब से जानते होंगे अपने होश में, तब से आप लोग जानते होंगे कि 1-1 पेपर होता है। ये कितने लोग ऐसा जानते हैं कि ऐसा होता था? उस समय मैथमेटिक्स, अच्छा उस समय जो प्रैक्टिकल में 30 नंबर जुड़ता है वो नहीं जुड़ता था, पूरा 100 नंबर का 50-50 नंबर का 2 पेपर होता था। मैथमेटिक्स में 50-50 नंबर के 2 पेपर होते थे, सबका इसी तरह था, केवल ड्राइंग 100 नंबर में होती थी। ये जो साइंस है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पेपर होते थे अलग अलग, 35-35 और 30। मैं बता रहा हूं उस समय मेरे एक में 46 और दूसरे में 49 मार्क्स थे, यूपी टॉपर 95 मार्क्स के साथ मैथ में। आज 95 बहुत इजी है, उस टाइम पूरा नंबर आपको पढ़ के लाना पड़ता था। उस टाइम का मैं मैथ में यूपी टॉपर था। आपके जमाने में नहीं होता था, तुम्हारा जमाना चल रहा है। उस साल का मैं यूपी टॉपर था, ठीक है। इसमें भी अच्छा था, इंग्लिश में भी 84 मार्क्स तक पहुंचे थे। इसमें भी जो आपका ये हिंदी है, सॉरी मैथ में इसको समझ रहा था, मैथ हिंदी में मेरे 86 थे, ऐसे ऐसे तब। और उस समय मैं आपको बता दूं, जब मेरे मार्क्स आए थे तो मैं 75% स्कोर कर पाया था। सोशल साइंस में काफी खराब स्कोर था, 57 मार्क्स थे मेरे, सबसे खराब। ड्राइंग में भी थोड़ा खराब। 75 मार्क्स जब मेरे, अच्छा मेरे 95 थे तो मेरे बाद वाले के कितने होंगे जो मुझसे कम नंबर लाया होगा? तो 95 के नीचे फिर सीधे 86 था, आसपास कोई था ही नहीं कि किसी का 94 आ जाए, 92 आ जाए, वैसा नहीं था, सीधे 86 था, उसके बाद सब लोग नीचे। आइए मुद्दे पर आते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल का आ गया। सिमिलरली यदि हमें सर्कल का निकालना रहे, 3 ही थे हमारे पास सिलेबस में, ठीक है ना, सर्कल का। अब सर्कल यदि निकालना रहे तो इसकी कहानी और अलग, इसकी कहानी ये अलग, इसमें देखिए कहानी क्या अलग हो जाती है। ये हुए इसके एक्सिस। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, इसका कोई भी एक्सिस लो कहीं भी, सब एक्सिस एक जैसा ही होगा, ठीक है। इसका मान लो ये एक्स एक्स है और ये इसका वाई वाई है, ठीक है। सर्कल ले लेते हैं, यानी सर्कल मतलब हमने ले लिया क्या, वृत्त, ठीक है। अब वृत्त में देखो, ये सब में ये था कि ट्रायंगल जो है वो ऐसे है, पूरा मान लो ऐसे घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। इस तरह से ट्रायंगल है अगर, तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसकी ये एक्सिस मान लो है। देखो ये बात जो बताने जा, मैं डेरिवेशन यार करा दूंगा, तुरंत आ जाएगा, लेकिन जो अभी बता रहा हूं वो तुमको कहीं और नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो, कल को तुम मुझे दुआ दोगे, मुझे पढ़ते समय तुम कहोगे बड़ा बोरिंग है, काम की बात करता है, बकवास इधर उधर कहता, ये नहीं होता है। तो मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि जो चीज 10 साल लगे मुझे जानने में, तो तुम आज ही जान लो ना, क्यों इंतजार करना उतने समय का। आज समझ लो, डेरिवेशन तुम किताब में देख लोगे, रट भी लोगे, हो जाएगा। देखो ये ट्रायंगल ऐसे घूमता है इसके अबाउट, जाहिर सी बात है। और आयत रहता है रेक्टेंगल, तो वो भी घूमता है ऐसे। सर्कल भी यदि रहेगा तो ऐसे घूमेगा। अच्छा, जिसके अबाउट घूमता है उसी के अबाउट निकाला जाएगा। अब सर्कल में समस्या ये है कि अगर यहां पर एक पट्टी मान ली जाए, यहां पर एक पट्टी मान ली जाए, तो उस पट्टी को यार उसकी चौड़ाई निकालना बड़ा मुश्किल काम है। निकल भी जाएगा अगर चौड़ाई, तो फिर उसका मोमेंट लेना और एक मुश्किल टास्क हो जाएगा हमारे लिए। तो इसका एक कहानी हम लोग ये करते हैं ना, कि इसका ना ये जेड एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं हम।
इसका हम लोग जेड एक्सिस के अबाउट, ये जो तीसरी एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फिर बाकियों के अबाउट अपने आप आ जाएगा। देखना कैसे, ये इसकी जेड एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी जेड जेड एक्सिस है, और हम लोग इसका पहले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानेंगे कि सर्कल ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे मतलब देखो ऐसे इसके अबाउट घूम गया, ऐसे ऐसे घुमा तो इसके अबाउट, अगर ऐसे नचने लगा चक्र की तरह, तक चक्र की तरह नचने लगा यदि, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम गया, ये एक्सिस है जेड वाली, ठीक है। यानी कि हाँ, यानी कि हम इसको मानेंगे कि इसके चारों तरफ एक पट्टी है, यहां पे ऐसे एक पट्टी हमने इसके चारों तरफ मानी, ठीक है, ये पट्टी हमने इसके चारों तरफ मान ली इसका, ठीक है। ठीक है, ये पट्टी हमने मान ली, और इस पट्टी को हम, हाँ क्या हुआ, हेलो उद्देश्य शर्मा, बताइए क्या दिक्कत हो गया। बोलिए भाई। अब मान लीजिए इस पट्टी का रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि आर है, इस पट्टी का रेडियस हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां तक कि आर है, ठीक है। अब ये भाई इस पूरे का रेडियस अगर माने इस सर्कल का, तो सर्कल का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, और इसका जितनी दूरी पे ये है इसको हमने आर मान लिया। अब पट्टी की मोटाई फिर से वही थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, डी आर पट्टी की मोटाई हमने मान ली कि डी आर मोटाई की पट्टी है, चारों तरफ है और रोटेट कर रही है जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखिए यहां पे सर्कल में पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, कोई बताएगा क्या होगा इस पट्टी का क्षेत्रफल, पूरा लंबाई इंटू मोटाई कर दें तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पूरा लंबाई, यानी एरिया ऑफ स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से आर दूरी पर जो पट्टी है उसका एरिया कितना होगा, तो कहेंगे पट्टी की लंबाई, और लंबाई मतलब परिधि 2 पाई आर इंटू मोटाई है डी आर, सही है, यही ना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर मोटाई होगी। तो कहेंगे सर इस पट्टी को देखो नौटंकी है ना कि अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे ना तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिंग बनी है अंदर पिंक वाली, उसको अगर तुमको एक्स एक्स के अबाउट घुमाना रहता तो एक्स एक्स से इसकी दूरी कितनी है इस पट्टी की, तो कहेंगे यहाँ पे एक्स एक्स से 0 है, अब बढ़ते बढ़ते दूरी काफी बड़ी है फिर घट के 0 हो गई है। लेकिन अगर तुम ये एक्सिस मान लो परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, तो इससे तो एक समान दूरी पर पट्टी बनी हुई है हर समय, यहां से पट्टी हर समय आर दूरी पर है, मतलब ये घूमेगी अगर पट्टी तो जेड एक्सिस से यानी इस लंबवत एक्सिस से आर दूरी पर ही रोटेट करेगी, बिल्कुल सही। तो ये एरिया यहां पे हो गया, और इसका सेकेंड मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस से एक समान दूरी आर पे बना हुआ है, लेकिन बाकी एक्सिस को टच कर दे रहा है, जैसे एक्स को काट दे रहा है, जैसे पीछे क्या था ना, अगर तुम बेटा इस पट्टी को रोटेट कराते बेस के अबाउट तो पट्टी कभी इस एक्सिस को काटती, एक समान दूरी पे बनी हुई है वाई पे। इसी तरह जो आयत था उसमें भी क्या था, वाई पे बना हुआ है, यानी ये पट्टी कभी भी इस अक्ष के परितः घूमती रहेगी, इसको कहीं टच नहीं करेगी। लेकिन जो सर्कल था उसमें दिक्कत ये था कि इसको यदि हम लोग देखें इस पट्टी को, तो ये ऐसे घूमी हुई पट्टी टच कर दे रही है, लेकिन ये टच किसको नहीं करेगी, जेड को कभी नहीं टच करेगी, जेड उसके लंबवत है। हाँ आप एक चीज यहां पर ध्यान देना, क्या कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट जेड। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका जिन्होंने भी ये कहा, ठीक है ना, आप थोड़ा सा पढ़ लो बेटा विवेक।
मैं ये कह रहा हूं कि सेकंड मोमेंट अबाउट जेड जेड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि एरिया इनटू दूरी जो है उसका स्क्वायर। जेड जेड से दूरी वही है, यही ना हो जाएगा। बताओ, जेड जेड एक्सिस के अबाउट इस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, जेड जेड के अबाउट 2 पाई आर इंटू डी आर, एरिया इंटू दूरी का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे, ये पट्टी यदि आर को हम शून्य कर दें और कैपिटल आर तक ले जाएं तो ये पूरी पट्टी कवर कर देगी इस पूरे एरिया को। यानी कि हम लोग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो से आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही आई जेड जेड जो आ जाएगा पूरे सेक्शन का आई जेड जेड वो आ जाएगा। इंटीग्रेट किया हमने जीरो से लेके कैपिटल आर तक, हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर का स्क्वायर। बताइए सही है, सही है कि नहीं? ठीक है। यानी कि अब आगे हम लोग, अच्छा इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, आर चेंज हो रहा है तो ये आर का क्यूब डी आर बचेगा। यानी आई जेड जेड जो हम लोग का आ रहा है वो 2 पाई कांस्टेंट हो गया, ये बदला जीरो से लेके आर तक, और क्या बचा अंदर 2 पाई निकला, आर का क्यूब इंटू डी आर, आर का क्यूब इंटू डी आर, यही बचा। यानी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और इसको हम लोग कर दें अगर तो ये आ जाएगा आर का पावर 4/4 और आ जाएगा जीरो से आर, किसका मतलब 2 पाई, इसके जगह पे आर आ जाएगा, कोई चेंज ही नहीं करना है, आर का पावर 4/4। और ये है आई जेड जेड की वैल्यू, ये आई जेड जेड का वैल्यू आ रहा है, बताइए। 2 पाई कौन सा, यानी इसको काट दिया हमने तो क्या बच जाएगा, पाई आर का पावर 4/2, यही बचेगा, यही आई जेड जेड का वैल्यू आएगा ना। तो ये आया कि आई जेड जेड आर के फॉर्मेट में आया त्रिज्या की। इफ डी इज द डायमीटर, डी इज द डायमीटर, अगर डी को हम डायमीटर मान लें, डी डायमीटर है तो भाई डी बराबर, तो या हम लोग लिखें कि आर बराबर होगा d/2 होगा कि नहीं। हमने त्रिज्या को आर माना है, डायमीटर को डी, तो आर बराबर d/2 होगा कि नहीं। तो हर जगह हम लोग इसी फॉर्मूले में, आई जेड जेड के फॉर्मूले में जो आया है पाई आर का पावर 4, तो पाई आर की जगह पर लिखेंगे d/2 का पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ जाएगा, देखिए 2 की घात 4 मतलब हो गया 16, नीचे आ गए 32, तो पाई डी का पावर 4/32, ये वैल्यू आई है किसकी, बताइए, ये वैल्यू किसकी आई है, आई जेड जेड बराबर आया, बताइए, आई जेड जेड बराबर। अब चूंकि हम जानते हैं अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यदि लगाया जाए, एक्सिस थ्योरम, तो लास्ट क्लास में हमने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जो आई एक्स एक्स और प्लस आई वाई वाई को जोड़ा जाता है तो आई जेड जेड आता है, आई जेड जेड आता है, यही तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था। हाँ, नोटबुक में लिखें या वीडियो देख के बनाएं बेटा, इसका नोट्स मैं दे भी दूंगा, लेकिन जैसा डिटेल डेरिवेशन मैं करा रहा हूं हो सकता है वैसा नोट्स में ना मिले, तो उसको तुम खुद से बना सकते हो। जो तुमको मिलेगा नोट्स उसमें इतना डिटेल में डेरिवेशन नहीं होगा, मतलब सीधे यहां ये कैलकुलेशन के बाद सीधे लिख दिया जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। बाद में जैसे मैं बना रहा हूं उसको अपनी भाषा में जोड़ के बनाओ, जैसे तुम बाद में पढ़ सको वैसा नोट्स बनाना। तो मैं ये जानता हूं, लेकिन इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल में बेटा आई एक्स एक्स जो होगा बराबर आई वाई वाई के होगा। क्यों ऐसा होगा बताओ। तुम एक चीज जानते हो कि इसमें, जैसे देखो तुम पहला रेक्टेंगल का निकाले थे, तो बेटा इसमें आई एक्स एक्स था BD³/12 और ये था DB³/12, तो दोनों अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इस एक्सिस के अबाउट अलग आया, इसके अबाउट अलग आया। क्यों? क्योंकि इसका BD³/12 था, इसका DB³/12 था, D का क्यूब और D B का क्यूब, यही ना आया। इसी तरीके से दोनों अलग हुए,
ट्रायंगल का भी अलग हिसाब है, bh³/36 इधर से आया, अगर इसको लेते तो ये b होता, इधर h³/36 आता। लेकिन जब हम सर्कल लेंगे तो क्या x और क्या y, तुम इसको d मानो चाहे इसको d मानो, बात एक ही है। तो इसका ixx और iy आपस में बराबर होते हैं। तो यही मैं लिखा हूं यहाँ पे कि सर्कल की केस में ixx बराबर iy होते हैं, तो दोनों को लिख दें हम लोग, तो लिख सकते हैं कि ixx प्लस इसी को ixx बराबर izz, यानी कि लिख सकते हैं कि 2ixx बराबर izz या ixx बराबर izz/2 बराबर, अब izz का वैल्यू है πd⁴, तो यहां पे लिखेंगे πd⁴/4/32 और ये दो नीचे से गुणा कर देंगे, यही वाला दो जो नीचे है, तो यही वैल्यू आ जाएगी कितना, ixx बराबर क्या आ जाएगा, πd⁴/64। क्या समझ में आई बात, जल्दी बताइए। यहां पहले देख लीजिए अच्छे से, समझ में आई कि नहीं बात। आया कि नहीं? एक्स वाई क्यों होता है, क्योंकि एक्स वाई एक प्लेन में हम जो हम माने हैं बेटा, ये जो हमने प्लेन माना है उसमें एक्स और वाई एक ही तल में है और जेड उनके परपेंडिकुलर है। इसलिए अगर तुम इसको जेड मान लिए होते तो एक्स फिर वाई वाला अलग हो जाता। जो तुम्हारे सवाल है ना, अच्छा बहुत बेसिक सवाल है, इनका और क्लियर जवाब तुमको, जैसे क्लियर तो यही जवाब है, तुमको समझ में आएगा अगले सेमेस्टर में, बता मैं रहा हूं, लेकिन हो सकता है तुम इसको बहुत रिलेट ना कर पाओ, अंदर से महसूस ना कर पाओ, तो महसूस करने का समय अगला सेमेस्टर है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश आज ही करो महसूस करने की, और इस महसूस करने का एक तरीका भी मैं बता रहा हूं। देखो मेरा लेक्चर एक बार में तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे काम भर का पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम सोचते हो कि देखो दूध आया तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम दूध पी गए, ताकत आ गई, लेकिन तुम सोच रहे हो कि हम ताकत, अच्छा दूध अगले दिन रखोगे तो खराब हो जाएगा, तो दूध को थोड़ा जमा दो, दही जम जाए, तो 4-5 दिन चलेगा आराम से, खराब नहीं होगा, 4-5 दिन तक खा सकते हो। अगर उसी दही को मंथन करके मक्खन निकाल दो तो 1-2 महीना खा सकते हो, और उसी मक्खन को गर्म करके उससे घी निकाल दो तो तुम 4 साल रख सकते हो उसको। तो मेरे लेक्चर को अगर तुम घी निकालना चाहते हो तो थोड़ा मेहनत करो, दोबारा देखो सेम लेक्चर, यहां तो एक ही बार नहीं देख पा रहे हैं लोग, तो तुम दोबारा देखोगे तो तुम वही चीज कहोगे, अच्छा यार ये बोले थे हम सुने नहीं थे। तुम्हारे सवालों के जवाब मैं लेक्चर में देता हूं और ये कहता हूं कि बेटा ध्यान से सुनो, ये जरूरी है, तुम छोड़ के उसको निकल जाते हो, फिर वाइप करके देखो, ना समझ में आ गया तो मेरा नाम बदल देना। हर तुम्हारे सवाल जो मस्तिष्क में तुम्हारे पैदा हो रहे हैं, मैं उसका जवाब जोर दे के देता हूं, उस टाइम तुम उसको, क्योंकि हम अक्सर चाहते हैं कि हम जो जानना चाह रहे हैं वो मिल जाए, ऐसा होता है, हमारी भी यही टेंडेंसी है, बट कोशिश करो कि मैं जो बोल रहा हूं कि सुनो तो उस पर ज्यादा जोर दो, क्योंकि तुम वो पूछोगे, बाद में पूछोगे, कल पूछो, पढ़ने वाला जो अनपढ़ है, जिसको नहीं पढ़ना वो तो कुछ नहीं पूछेगा, उसके लिए सब सही। तो ये 3 डेरिवेशन हमारे हो गए, तीनों स्टैंडर्ड सेक्शन का हमने डिराइव करा दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे स्टैंडर्ड सेक्शन का? ऐसे ही बेटा इन सिंपल नियमों की मदद से तुम कितने भी शेप का कर सकते हो, हालांकि कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, कठिनाई बढ़ती जाएगी करने में, लेकिन आएगा सबका, जितना तुम जानते हो सबका आएगा। तो हम 3 का तो मैंने बोला था आपसे कि याद भी कर लेना है, डेरिवेशन भी तैयार रखना है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, अगर रिकॉर्डेड समय निकाल के देख पाए तो मेरा यकीन करिए 2 गुना आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ मैं बस ये कहूंगा कि ठीक है, कि अगर आपको एक बार में समझ में आ रहा है बेटा तो ठीक है, ना दोबारा देखो, तुमको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। 3 डेरिवेशन हमने किए, तीनों का फॉर्मूला कल ही लिखवा दिया था, डेरिवेशन आज हो गया। अब हमारे पास बचता है किसका? कंपोजिट सेक्शन का। ये क्या होता है सर? यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन। सुनिए ध्यान से, अब यहां से आता है बेटा न्यूमेरिकल इनर्शिया ऑफ, और यही एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने की संभावना है। कंपोजिट सेक्शन क्या होता है? जब 2 स्टैंडर्ड मापों को मिला के
कोई सेक्शन बनाया जाए उसको हम लोग कंपोजिट सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी when two or more when two or more standard sections are added are combined भी कह सकते हैं, are combined to form a new section is called composite section। कंपोजिट मतलब दो चीजों से मिलकर बना हुआ। अगर हम लोग का दो या अधिक सेक्शन को मिला करके कोई सेक्शन बनता है तो उसको कंपोजिट सेक्शन बोलते हैं। मार्केट में आप जाएंगे देखो तो तुमको बेटा एल सेक्शन, आई सेक्शन, गर्डर सेक्शन मिलता है मार्केट में। रेलवे की पटरी देखो आई जैसा बना रहता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तुमको बाद में। आप कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सबसे पहला सेक्शन ले लेते हैं, सबसे पहले एल सेक्शन, ठीक है ना। एल सेक्शन पहला ले लेते हैं, ठीक है। एल सेक्शन क्या होगा यहां देखना ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये हुआ आपका एल सेक्शन। अब इसमें मापें छोटी बड़ी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं। ये माप छोटी बड़ी और बराबर हो सकती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका क्या मन है? देखो एल सेक्शन में ना, सेक्शन मतलब ऐसी कोई चीज बनी हो, तो मैंने तुमको एल सेक्शन दिखाया था, अगर नहीं याद है तो याद करो। एल सेक्शन कहां देखा था हम लोगों ने? एल्बो वगैरह में कहीं देखा था? ये आपका एल सेक्शन है। एल सेक्शन ऐसे मार्केट में दरवाजे वगैरह जहां पे टिकाए जाते हैं वहां देखते हो, दरवाजा जब बंद करते हैं उसमें कुछ लोग कहते हैं एंगल लगा दीजिए। एंगल सुना हो? एंगल ऐसे लंबा में रहता है, एल टाइप का मुड़ा हुआ, उसी को एल सेक्शन बोलते हैं, वही है ये। अब एक बात बताओ यहाँ पे, इसकी इस एल सेक्शन की इनको ये जो दो निकली हुई है इनको बोलते हैं उसका लेग, बोलते हैं। तो लेग का साइड एक जैसा बराबर बराबर भी हो सकता है, इक्वल लेग भी बोल सकते हैं, अनइक्वल लेग भी बोल सकते हैं। तो बताओ इसको इक्वल रखें कि अनइक्वल रखें? इक्वल रखेंगे तो सेंट्रॉइड की दूरी दोनों तरफ से बराबर आएगी। अनइक्वल, चलो अनइक्वल रखते हैं क्योंकि इक्वल एक करा चुके हैं। यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं कि 8 सेंटीमीटर है, इसको मान लेता हूं मैं कि 10 सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई को मैं यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ठीक है। ये है, और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है। कोई बताएगा इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कहां होगा? कोई बताएगा कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कहां होगा? क्या मैं यहां मान लूं अभी के लिए? बताइए। हाँ बताइए, सेंट्रोइडल एक्सिस इसका ये दोनों मान लूं, इसको एक्स एक्स मान लूं और इसको वाई वाई। एग्जाम में जानते हो कैसे क्वेश्चन देगा? एक एल टाइप का ऐसे बनाया रहेगा और उसकी माप लिखा रहेगा पूरी, बोलेगा इसकी केंद्रीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान बताइए। नहीं समझे बात? केंद्रीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान बताइए, बताइए। हाँ, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन देगा, कहेगा इसके केंद्रीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान बताइए, ठीक है ना। समझ में आ गई कि नहीं बात? फिर कोई बोला अखिलेश यादव 5-4 पे। अखिलेश दिमाग खराब है और ऊपर से लगातार कमेंट कर रहे हो। रुकोगे तुम कि नहीं है ये बता दो अखिलेश। ये पृथ्वी भी वही है, तुम लोग दिमाग से दुरुस्त हो कि नहीं ये बता दो। अभी उस दिन बताए थे ना कि इसका आधा आधा मत करना, बताए थे कि नहीं बताए थे? इसका निकालने का क्या तरीका था सेंट्रोइडल एक्सिस? पहला काम हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसका सेंट्रोइड कहां हो, फिर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा।
यार हम तुम लोग को क्या समझाएं, सेंट्रॉइड निकालना अभी नहीं बताया हम इसका। सुन लो ये क्वेश्चन कैसे होगा। एल सेक्शन हमने लिया है, साइड यहां पर दिखा गया है और हमने क्वेश्चन लिख किया है फाइंड, और तुमको ये सब नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक्स एक्स वाई वाई नहीं दिया रहेगा, ये भी जान लो। खाली बोला रहेगा ऐसे सेक्शन के माप देखे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। तो सबसे पहले सेंट्रोइड पता करेंगे, वहां से दो अक्ष दौड़ाएंगे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब सुनो क्या होता है, ध्यान से सुन लो कैसे निकलेगा, इसका निकालने का तरीका क्या है इसको। ठीक, तो पहले हम लोग, ये तो क्वेश्चन होगा कि कहेगा कि केंद्रीय अक्ष के परितः इस पूरी कार्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो पहला हम यहां पर लिख दिया सॉल्यूशन। सब लोग सुन लो, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो हम लोग पहले क्वेश्चन दिया रहेगा पेपर में, वैसे हम इसको अलग से अपनी कॉपी पे तुरंत बनाएंगे, और जब हम अपनी कॉपी पे इसको बनाएंगे तो हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे जैसा हमको चाहिए, जो दिया रहेगा उसको अच्छे से लिखेंगे। तुरंत यहां पर हम लोग इसको बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब यहां कहानी ये हो जाएगी, हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे। ये हो गया आपका जैसा दिया था उसके अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर, ऊपर बाद में लिख लेना। ये हो गया यहां से यहां तक 8, और मोटाई यहां से यहां तक हो गई 2। ठीक है, अब हम मान लेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया रहेगा, अब हम एक्सिस बनाएंगे, मानेंगे कि एक्सिस कहीं यहीं पर होगा दोनों, और इनके कटान बिंदु पर कहीं पर यहां पर सेंट्रॉइड हो। पहले तो ये ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां पर देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले अब मान लेते हैं कि इस आयत को 1 नंबर आयत मान लेते हैं, और इस जो ये 1 नंबर आयत हो गया बेटा, ध्यान समझ लो। ये जो दूसरा वाला आयत यहां पे है, चाहे तो तुम इसको नीचे तक लेकर के इस पूरे को एक आयत मानो, तो ये बचेगा यहीं तक, और अगर तुम इसको यहां तक आके यहीं रोक देते हो तो फिर ये दूसरा वाला यहां से पूरा यहां तक लेना पड़ेगा। मतलब दोनों एरिया कवर करना तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस 1 नंबर वाले आयत को यहीं रोक करके इसको पूरा ले लो, या इसको पूरा नीचे तक ले आ रहे हो तो इसको इतना ही लो, मतलब 2 पार्ट में आयत को बांट लो। हमने क्या किया, किसी एक सेक्शन को दिया तो उसको स्टैंडर्ड शेप में तोड़ दिया। स्टैंडर्ड शेप 3 हमने बताए थे आपका, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, 3 ही। यानी कि इस केस में हम लोग सरल तरीके से इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां पे मानते हैं कि एक आयत ये है ऊपर वाला, और एक 2 नंबर आयत ये है, ये 2 नंबर आयत। अब एक चीज को ध्यान देना, ये आयत 1 है, आयत 2 है। अब देखो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले आयत 1 का एरिया लिखते हैं A1। A1 क्या होगा, कोई बताएगा एरिया? A1 इसका एरिया 10 गुणा 2, बताओ जल्दी, यानी 20। A2 कितना हो जाएगा बताओ, A2 कितना हो जाएगा? ये दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस हैं। सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब हुआ, इसको तुम मान सकते हो कि ये जी हो गया, ये जी हो गया, और इसको या एक्स वाई ही मान लो, तुम्हारी मर्जी, आसान रहता है, लेकिन फिर यहां वाला एक्सिस मानने में दिक्कत करेगा, तो दोनों को एक ही नाम दे नहीं सकते हैं, तो इसको आई जी ही मानो, जी सही रहेगा, जी के अबाउट। ठीक है, और इसको मान लेते हैं एच मान लो, मर्जी तुम्हारी जो मान लो। और हम एक एक्सिस अपना यहां बनाते हैं, ध्यान देना इस जगह पे, जो मैंने आपको सेंट्रॉइड निकालने का नियम समझाया था, याद करिए। सेंट्रॉइड निकालने का क्या नियम था, हमेशा लेफ्ट साइड में बॉटम कॉर्नर पे 0 0 कोऑर्डिनेट मानते हैं, तब सेंट्रॉइड निकलता है। ठीक, तो A1 आ गया बेटा 20, A2 कितना आएगा, A2 का कोई बता दे कितना आएगा,
A2 कितना आएगा, कोई बताए एरिया उसका, जल्दी बताइए। A2, हाँ A2 16 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 8 पूरा था, आप इसको 10 गुणा 2 जब पूरा यहां तक ले लिए तो इतना ही ना एरिया बचा जी। तो इस पूरे में से पहले 2 हटाओ, ये बचा 6, 6 में 2 से गुणा करोगे तो क्या है 12। आज 8:15 पे क्लास है क्या? आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे को क्लास है। रुके मैं पता करता हूं। हेलो, कल है भाई क्लास, कल है, आज नहीं है। कल है, आज नहीं है उसकी क्लास, F EEE वाली। परेशान कर दिए तुम लोगों को। ये 12 हो गया। अच्छा, ये इसका एरिया निकल गया। आप सुनो, तुमको इस जगह से पता करना है कि ये कितनी दूरी पर होगा पॉइंट, एक्स भी और इसका वाई भी। अब एक चीज यहां पर बताओ, पहले तुमको इस आयत का पता करना पड़ेगा। तुम बताओ, इस जो आयत तुम पहला माने हो उसका केंद्र कहां होगा, यानी इसका इस यहां पहुंचना है तो कितना एक्स चले और कितना वाई चले। तो पहले x1 लिख देते हैं यहां पे, या ऐसे अलग कर लो, देखो यहां पे लिख दो A2 बराबर यहां लिख देते हैं 6 गुणे 2 यानी 12। अब देखो यहां पे A1 हो गया। अब x1 बताओ, यानी ये जो पहला आयत है उसका केंद्र मानते हैं कि x1 y1 है, x1 y1 है इसका केंद्र। तो बताओ x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, जल्दी मुझे बताइए। हमें को फूल बना रहे हो तुम लोग। अभी बनाते हैं फूल हम, 1 घंटा अभी पढ़ाएंगे तो अभी फूल पता चलेगा कौन बनता है। इधर आओ जल्दी, इधर देखो। मैं ये कह रहा हूं, बताओ इसका x1 y1 का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पर। यानी मैं एक आयत चुना, उसका केंद्र जहां पे है, तो यहां से कितना x चले और कितना y चले। तो बेटा 2 है ये, इसका आधा चलना 1 और ऊपर चलना यहां पे कितना 10 का आधा 5। तो x1 है आपका 1 और y1 आपका है 5। सही है कि नहीं है बताइए। ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरे आयत के बारे में, अगर इसका x2 देखें, इस आयत का केंद्र यहां होगा इस पूरे के आधे पे। देखो ये इसकी चौड़ाई है, इसके आधे पे होगा x2 y2 इसका केंद्र होगा। बताओ x2 कितना होगा, जल्दी बताइए। तो कहेंगे कि सर यहां से चले जाइए यहां पे, तो मैं कहूंगा पहले तो 2 जाऊंगा, पहले तो यहां तक पहुंचूंगा 2 तो आयत शुरू होगा, फिर आयत का आधा यानी 6 का आधा कितना हुआ 3। तो यहां से 2 गए थे, फिर 3 और जाएंगे तो आएगा, यानी 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया x2। और y2 कितना हुआ, तो यहां से कितना ऊपर गए, ये 2 इसकी चौड़ाई है, उसका आधा यानी 1। बताओ ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ इधर समझ में आ गया, पिटा जाओगे अभी। पहले बताओ ये x2 और y2 दोनों समझ में आया। तो अब क्या करना है, अब तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे का केंद्र यहां पे कहीं होगा जिसकी लोकेशन x बार y बार होगी। मालूम है कि नहीं ये बात? मान लेते हैं। तो x बार बराबर क्या होता है, तो होता है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। और इसी तरह y बार बराबर क्या हो जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। याद है कि भूल गए? a1 बराबर बताओ 20 गुणा x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस a2 कितना है 12 गुणा x2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 20 अब प्लस 12। उधर y बार बराबर कितना आ जाएगा बताइए। तो y बार बराबर यहां कितना आ रहा है a1 20 गुणा y1 की वैल्यू 5 प्लस a2 का वैल्यू कितना है 12 गुणा y2 की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा a1 प्लस a2 यानी 20 प्लस 12। तो ये निकला आपका x बार, ये निकला y बार।
तो यानी आपका यहां से निकलता है, दोनों वैल्यू बता दीजिए नहीं तो पिटा जाएंगे। बताइए, तो ये आपका आ गया 20, 12 पंजे 60, 20 + 60 और डिवाइडेड बाई हो गया 20 10 32, आया 2.5, यानी x बार और y बार की वैल्यू जो आ रही है, पहला x बार आया 2.5 और y बार की वैल्यू कितनी आई बताइए, y बार कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100 और 12 112 हुआ और डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा 32.5, सॉरी 3.5। अब बताइए, जो आप लोग ज्ञान दे रहे थे कि ये होगा 4 5 जोड़ रहे थे, वही आया ये। यानी कि यहां से तुम जाओगे पहले 2.5 और इस पर जाओगे 3.5, तब मिलेगा। बात साफ सुथरी है। यानी यहां से चले तुम कितना, इधर 2.5 x और y पर चले 3.5, तब आएगा। जाहिर सी बात है चलना भी पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा है। देखो इधर ज्यादा जाना पड़ेगा, इधर कम जाना पड़ेगा, लोकेशन मिल जाएगी। यानी यहां से कितना गए 2.5, यहां से गए 3.5, आ गया आपका x बार y बार। क्लियर है कि नहीं बताइए, बताइए क्लियर है कि नहीं। लोकेशन मिल गया। अभी तो सेंट्रॉइड निकला है, मैंने कहा था ना सेंट्रॉइड का क्वेश्चन बार बार आएगा। सेंट्रॉइड निकलेगा, अब इसको मानेंगे कि जी जी और एच एच है या एक्स एक्स वाई वाई जो भी माने, तो अब इसका अब इसके अबाउट निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकलेगा बता रहा हूं, आइए आइए देखते हैं कैसे निकलता है। सुनिए, अब हमारे पास सॉल्यूशन में देखो, ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे 10 नंबर का आएगा, ये भी मैं तुमसे बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का आएगा। यानी ये एल सेक्शन जो हमने लिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देगा तो 10 नंबर का पूछेगा। अब क्या करेंगे सर, सेंट्रॉइड निकला है तो फिर से एक बार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। फिर से डायग्राम इसका बना लेंगे और बनाने के बाद अब की हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और वो आंकड़े ये हैं कि सर ये रहा हमारा एल सेक्शन, और अब हम इसको पहले बनाए थे सेंट्रॉइड निकालने के लिए, अब इसको हम बनाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। कैसे सर, तो ऐसे बेटा। कैसे बेटा, तो यहां पर बेटा अब अपने काम भर का यहाँ पे फोटो हम लोग बनाएंगे जो जरूरत रहेगी। कैसे, तो देखो अब अपने काम की फोटो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए बताता हूं, सब बता। तो ये हो गया आपका 10, ये पता होना चाहिए। ये हो गया 2, पता होना चाहिए। सुनो ध्यान से, अब ये भी हो गया 2 और यहां से यहां हो गया 8। यही था। अब एक नई चीज पता चल चुकी है जो पीछे हमने निकाला कि यहां से यहां ये दूरी है 3.5 और यहां से यहां ये दूरी है 2.5। किसी को कोई शंका इतने में? हाँ बताइए। मतलब जो हमने अभी निकाला उसको हमने इसमें दर्शा दिया कि यहां से इतनी दूरी पर ये पॉइंट मिला, ये है सेंट्रॉइड। अब इसको तुम नाम दे दो एक्स एक्स। देखो जरूरी नहीं है, वही रख सकते हो, वही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कहने में ठीक लगता है इसलिए वही करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, क्या अगर तुमको इस आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसको तुम यहां ट्रांसफर कर दो, और इस आयत का पता है इसको भी तुम यहां ट्रांसफर कर दो और दोनों को जोड़ दो, तो पूरे का आई वाई वाई आ जाएगा। मतलब इसका वाई वाई देखो, समझो ध्यान से यहां पे जरा क्या कहानी। इस लाइन को जरा ध्यान से देखना, जो ग्रीन लाइन खींच रहा हूं मैं, थोड़ा इसको कलर कौन सा करूं, ग्रीन कर दे रहा हूं और सॉलिड कर दे रहा हूं। जरा इसको लाइन को गौर से देखना बेटा, इस लाइन को थोड़ा गौर से देखना। इस लाइन को जरा गौर से देखना। इस अकेले आयत का सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, इस छोटे अकेले आयत का सेंट्रोइडल एक्सिस ये है। इनको आप x1 x1 या y1 y1 मान सकते हैं यहां पे। इसको x2 x2 और y2 y2 मान सकते हैं। बताइए, इनके एक छोटे आयत का एक्सिस और ये एक छोटे आयत का एक्सिस। अगर तुम इसका निकाल और इसको यहां ट्रांसफर कर दो, इसके वाई वाई के अबाउट निकालो यहां ला दो, इसके वाई वाई के अबाउट निकालो और यहां ला दो,
दोनों को जोड़ दो तो पूरे का आ जाएगा। इसी तरह इसका एक्स एक्स के अबाउट निकालो, इसका एक्स एक्स का अबाउट निकालो, इसको यहां ट्रांसफर कर दो, इसको भी यहां नीचे ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करके जोड़ दो। यानी नियम यह है कि हमें अगर स्टैंडर्ड शेप का मालूम है, दूसरे का भी मालूम है, 3-4 ठो सबका मालूम है, तो हम करेंगे क्या, एक स्टैंडर्ड शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट निकाले, उसको पूरे सेक्शन के एक्स एक्स पर ला देंगे ट्रांसफर करके पैरेलल एक्सिस से, नीचे वाले का जाने तो इसका भी निकाल के ट्रांसफर कर देंगे पैरेलल एक्सिस से, आ जाएगा पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे लगाना होगा तो मैं यहां लिखूंगा, यहां पे आई एक्स एक्स, सुनना जरा ध्यान से, जरा मैं करने जा रहा हूं जैसे मैं करता हूं, फिर तुम धीरे धीरे कर लेना। आई एक्स एक्स मैंने लिखा यहां पे पूरे सेक्शन का, और मैंने यहां पर लिखा बराबर। तो पहले मैंने इस वाले को लिया, कितना होगा इसका, अकेले आयत नंबर 1 का आई एक्स एक्स निकाले, यानी इसका इसका, तो क्यूब तो इस वाले का करना पड़ेगा, यानी बी 2 गुणा 10 का क्यूब बाई 12। ये सही है कि नहीं? आयत नंबर 1 का प्लीज कमेंट, जरूरी है आपका कमेंट इस समय। आयत नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सही है कि नहीं? बी डी का क्यूब बाई 12। लेकिन हमको इसके अबाउट नहीं चाहिए, हमको तो इस पूरे आयत को यहां नीचे ट्रांसफर करना है, पूरे सेक्शन का जो है, पूरी काट का एक्स ये है बेटा, ये ब्लू वाली लाइन, पूरी काट का एक्स एक्स ये ब्लू वाली लाइन है, इसको तुम यहां ला रहे हो, अपने अबाउट तो आ गया वो, लेकिन इसको यहां लाओ। तुम बता सकते हो यहां लाने के लिए ये दूरी चाहिए होगी, ये दूरी कितनी होगी? कौन कमेंट करेगा बहादुर बच्चा? ये दूरी कितनी होगी? पहले तो पूरे का एरिया लेंगे और इस दूरी का स्क्वायर करेंगे, यहां आ जाएगा। तो प्लस मैंने लिखा एरिया, जो कि है एरिया है इसका 10 गुणा 2। ये सुनो ध्यान से, इस आयत का इनर्शिया मैं यहां ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए इंटू दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है ये वाली, कोई बताएगा जल्दी से? तो मैं कहूंगा ये दूरी है कितना, तो कहूंगा 5 माइनस 3.5, ये दूरी है, और दूरी का तो स्क्वायर करना था। कैसे बेटा? ये यहां से 10 है, 10 के आधे 5 पे इसका केंद्र है। अब मैं बोला हूं कि ये वाला यहां से कितना है, 3.5 पे था, याद करो। तो 5 में से 3.5, जब इस 5 में से 3.5 घटाओ, यही 1.5 आएगा, यही 1.5 दूरी, इसका स्क्वायर। क्या हुआ, ये बड़ा वाला आयत यहां ट्रांसफर हो गया। अब छोटे वाले आयत का एक्स एक्स ये है, इसको भी यहां ट्रांसफर करो और दोनों को जोड़ दो। तो बड़ा वाले को हमने ट्रांसफर कर लिया, अब जोड़ करके छोटे वाले को भी ट्रांसफर कर देते हैं। छोटे वाले को कैसे ट्रांसफर करेंगे? 1.4 होगा कि 1.5 होगा? 1.4 होगा कि 1.5? वेरी गुड, 1.5 होगा। छोटे वाले को भी ट्रांसफर करो, चलो मेरे साथ। तो कहेंगे सर इसका b और d का क्यूब। b कितना है सर? 6 गुणा d कितना है सर? क्यूब बाई सर 12 प्लस एरिया कितना है सर? 6 गुणा 2। सर दूरी कितनी है सर? दूरी सर इसको यहां ले जाना है सर, यहां से सर इसको यहां, इसको तो सर नीचे लाना था, इसको यहां ले जाना है सर, अपने एक्सिस से दूर, इसको भी अपने एक्सिस से दूर ही ले जाना। इसका एक्सिस सर यहां से 1 पे है और ये दूरी सर 3.5 है, तो सर 3.5 में से हम नीचे का 1 घटा दें तो आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर। ये एक ट्रांसफर हो गया है, दूसरा ट्रांसफर हो गया, दोनों को जोड़ दिए। कोई कैलकुलेट करके बताएगा इस पूरे का वैल्यू कितना आएगा? कोई आप लोगों में से कैलकुलेटर उठाइए और बताइए, सीधे आंसर आ जाएगा। अब वही हम धीरे धीरे करते क्या, पहले इसका निकाल लो, फिर पैरेलल एक्सिस लगाओ, फिर ये करो। एग्जाम में ये करोगे, सीधे सीधे ऐसे लिखोगे, एग्जामिनर समझते रहे अपना तुम क्या किया, डायग्राम बगल में है, जाके समझे अपना। तुम इसको बस सॉल्व कर दो, सीधे सीधे बेटा सॉल्व कर दो। सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, मेरे साथ साथ सब लोग करो। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं चला पाओगे यदि आज नहीं चलाए तो, जल्दी करो। यानी आया है देखो 10 का क्यूब 1000 गुणा 2, 2000 बटा 12 जो आया उसमें प्लस कर रहे हैं हम लोग, प्लस इसका, इस पूरे का देखो, ये 1.5 का स्क्वायर 2.25 होगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25 गुणा 10 दूना 20 करोगे तो आ जाएगा 20 गुणा 2.25 कितना आ रहा है? 211.66 ऊपर का आ रहा है। अब प्लस ये नीचे वाला कितना आ रहा है देख लो। हमेशा सॉल्यूशन इधर से शुरू किया करो, आसान रहता है। जैसे
2.5 का स्क्वायर पहले हमने कर लिया, जो आया उसमें इसका गुणा कर दिया, 6 दूना 12 का, जो आया उसमें जोड़ दिया, कितना, जो आया उसमें जोड़ दिया हमने, 2 का क्यूब 8 6 48, 48, ये 6 से कट तो जा रहा है, यही कट जाएगा, 1 6 दूना 12, यहां बचा 2 से 1 कटा, यहां बच गया 1 4, यानी प्लस कर दिया हमने 4, यानी 79। कोई और बताएगा कितना आ रहा है? कोई और आप लोगों में से वीर पुरुष हो यदि तो बताए कि कितना आंसर आ रहा है, पूरा फाइनल आंसर बताइए, पूरा फाइनल आंसर बताइए, ऐसे मजा नहीं आएगा। कम से कम 2-3 लोग बताएं तब ना चेक हो पाएगा, मान लो हम ही से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। और लोग कैलकुलेट करें। तो ये क्वेश्चन जो आज आपने लगाया कि सर हमें ये दे देगा ये और कहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो ऐसे ही डायमेंशन दी रहेगी। पहले आपको सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, अगर सेंट्रोइड नहीं निकाले होते तो कैसे ये दूरी इनके बीच का निकाले होते ये दोनों। समझ गया कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपका फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जिसमें यूनिट रहेगी पावर 4 लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर टू द पावर 4। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट करिए। बस ऐसे ही आई सेक्शन का, जैसे एल बना था तो ऐसे ही आई सेक्शन का और ऐसे ही टी सेक्शन का करना है हम लोगों को। कर लेंगे? तीन सेक्शन दिया हम लोगों को, देखिए यहां पे देखो, एल टी और आई, 3 सेक्शन दिया। कर लोगे कि नहीं पहले ये बताओ। चलिए रिया को भी समझ में आ गया, इससे अच्छा क्या चाहिए। तो एक क्लास और रख दूं कि इसी में निपटा दूं दोनों? मतलब मैं सोच रहा हूं एक क्लास ले लूं न्यूमेरिकल 2-3, एक SW, एक SW दो ठो लोग कहा है, एक ही क्यों लोगे भाई? चलो एक और एक SW दे देते हैं। लो SW क्या, इसी को आगे सॉल्व करवा देंगे हम। बुक से डायरेक्ट लगाओ ताकि आंसर मिलाओ तो मजा आए, ठीक है? डायरेक्ट एग्जांपल से लगाना ताकि आंसर मिलाने में मजा आए, ठीक है? कई बार आई में एक बड़ा और एक छोटा हो सकता है, और अगर बराबर है तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं बड़ा छोटा वाला दे देता हूं। इसको मान लो 8, इसको मान लो यहां से यहां 2, इसको मान लो यहां से यहां तक 10, और ये 2 ही रहेगा, ये भी 2 रहेगा। आपको सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड MOI अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल, यही क्वेश्चन है बेटा सब लोगों के लिए। 3 आयत हो गए, उसमें 2 थे, इसमें 3 है। अब पहले सेंट्रोइड निकालोगे, जहां आएगा उस पर इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसको भी। अच्छा मजेदार बात एक और ये, पिछले क्वेश्चन में तुमने जो निकाला है ना, वो सिर्फ x को ट्रांसफर किया है अभी। अच्छा आई एक्स से निकला है बेटा, आई वाई वाई तो निकाले ही नहीं, आई वाई वाई तो निकाले, वाई वाई भी निकाला जाए तब ना मजा आए। रुको, वाई वाई भी निकाला जाए इसका। देखो एक्स एक्स निकला है, क्यों? क्योंकि इसका एक्स निकाल के यहां ला दिए, इसका एक्स निकाल के आई वाई वाई भी निकाल लेते हैं, तब ना पूरा बात होगा। आई वाई वाई निकालो, वाई वाई मतलब वाई वाई के अबाउट। अब बताओ यहां पे ध्यान देना, वाई वाई का लिखेंगे तो पहले इसका निकालेंगे, इसका अबाउट, इसको यहां ले जाएंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सही है ना?
यानी पहले वाई वाई निकालेंगे इसके अबाउट, तो इसका ना क्यूब करेंगे, यानी 10 गुणा 2 का क्यूब। देखो 10 गुणा 2 का क्यूब बाई 12 प्लस एरिया जो कि है 20 गुणा दूरी। बताओ इसके जो अपना वाई वाई है जहां इसको ले जाना है, इसके बीच की दूरी कौन बताएगा? कहेंगे सर यहां से यहां तक की दूरी 2.5 है, इधर यहां, और ये है 1 क्योंकि 2 का आधा 1, तो ये बचा सर 1.5। ये दूरी कितनी बची यहां से यहां तक बताइए? 1.5 बचा कि नहीं? तो यहां पर लिखेंगे 1.5 का, ये हो गया ट्रांसफर बड़ा वाला, प्लस छोटा वाले को ट्रांसफर करेंगे। छोटा वाले का क्या कहानी है यहाँ पे? तो ये छोटा वाला है कितना, अब वाई वाई का काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स एक्स का क्यूब होगा, ध्यान रखिएगा। अभी किसका 2 का क्यूब किए थे ना, बी डी का क्यूब किए थे, तो अब डी 2 करेंगे और क्यूब करेंगे इस वाले, जैसे यहां पर 2 का क्यूब हुआ था तब इसका ना क्यूब होगा, तो यहां लिखेंगे 2 गुणे 6 का क्यूब बाई 12 अब प्लस एरिया यानी 6 गुना 12 गुणे, अब दूरी बताओ कितना हो जाएगा? y का इससे कोई दूरी बता दें आप लोगों ने, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी जल्दी बताइए। आप जानते थे यहां से ये, यहां से कुल दूरी 5 थी, यहां से कुल दूरी 5 थी, नहीं थी? 2 फिर 6 का आधा 3, तो ये 5 दूरी पे था, और यहां से ये दूरी 2.5 है, यहां से ये दूरी 2.5 है, निकाले थे तुम अभी x बार की दूरी। तो जब ये 2.5 है और यहां से यहां तक ये 5 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बीच की दूरी भी 2.5 होगी। नहीं समझे? इसको सॉल्व कर देना, आई वाई वाई आ जाएगा, जैसे उसको सॉल्व किया इसको सॉल्व कर देना। देख लो आराम से, रुको मिला लो, मिला लो सब दूरी वूरी सही है कि नहीं। इसके वाई वाई को यहां ले गए हैं और इसके वाई वाई को यहां लाए, दूरियां भले यहां कम ज्यादा दिख रही हूं, बट जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से लेना पड़ेगा, हमने माप के तो बनाया नहीं है। और एस डब्ल्यू जो होमवर्क है आपका वो ये रहा आपके सामने, सेम क्वेश्चन इसका भी है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालना है। पहले तो सेंट्रॉइड निकालेंगे तब ना ट्रांसफर कर पाएंगे, ट्रांसफर करने का रूल वही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितने लोगों को क्लास समझ में आई है? थोड़ा लग रहा है कि एक बार और देखेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। और किसको किसको पहली बार में ही पूरा क्लियर है? जिनको पूरा क्लियर है लिख दें ऑल क्लियर सर, जिनको थोड़ा देखना पड़ेगा बताएं सर एक बार और मैं देखूंगा क्लास। कितने लोग ऐसे हैं जल्दी बताएं। चलिए जिनका बहुत बढ़िया अच्छे से क्लियर है, मैं एक बात बताऊं, इसका एक क्लास और लूंगा सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने के लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक क्लास लूंगा। उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर मशीन, केवल लास्ट यूनिट बचेगी, और लास्ट यूनिट मशीन बचेगी, उसको खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है ना? तो सब लोग सहमत हैं कि हम लोग का मैकेनिक्स भी लगभग खत्म ही है, अब एक चैप्टर मशीन बचा है। क्योंकि ये चैप्टर लंबा खिंच गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, केवल सेंट्रॉइड रहता तो जल्दी खत्म हो जाता। ठीक है, तो सब लोग टाटा बाय बाय बोलिए अब।